में हमने देखा, जानवी ने सोफिया से अपने दिल की बात कही। विनय पृथ्वी के अधिकांश प्रांतों का पर्यटन कर चुका है। संस्कृति और भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त यूरोप की प्रधान भाषाओं का भी उसे अच्छा ज्ञान है। संगीत का उसे इतना अभ्यास है कि अच्छे अच्छे कलावंत उसके सामने मुंह खोलने का साहस नहीं कर सकते। नित्य कंबल बिछाकर जमीन पर सोता है और कंबल ही ओढ़ता है। पैदल चलने में कई बार इनाम पा चुका है। जलपान के लिए मुट्ठी भर चने, भोजन के लिए रोटी और साग, बस इसके सिवा सागर के और सभी भोजन पदार्थ उसके लिए वर्जित हैं। बेटी, मैं तुझसे कहाँ तक कहूँ, पूरा त्यागी है। उसके त्याग का सबसे उत्तम फल यह हुआ है कि उसके पिता को भी त्यागी बनना पड़ा। जवान बेटे के सामने बूढ़ा बाप कैसे विलास का दास बन सकता था। मैं समझती हूँ कि विषय भोग से उनका मन तृप्त हो गया। बहुत अच्छा हुआ। त्यागी पुत्र का भोगी पिता अत्यंत हास्यास्पद दृश्य होता है। वह मुक्त हृदय से विनय के सत्कार्यों में भाग लेते हैं और कह सकती हूँ कि उनके अनुराग के बगैर विनय को कभी इतनी सफलता न प्राप्त होती। समिति में इस समय 109 युवक हैं, जिसमें कितने भी ही संपन्न घरों के हैं। कुंवर साहब की इच्छा है कि समिति के सदस्यों की पूर्ण संख्या 500 तक बढ़ा दी जाए। डॉक्टर गांगुली इस वृद्धावस्था में अदम्य उत्साह के समिति का संचालन करते हैं। वहीं इसके अध्यक्ष हैं। जब व्यवस्थापक सभा के काम के अवकाश मिलता है तो नित्य 2-2.5 घंटे युवकों को शरीर विज्ञान संबंधित व्याख्यान देते हैं। पाठ्यक्रम 3 वर्षों में समाप्त से हो जाता है। तब सेवा कार्य आरंभ होता है। अब की 20 युवक उत्तीर्ण होंगे और यह निश्चय किया गया है कि वो 2 साल भारत का भ्रमण करें, पर शर्त यह है कि उनके साथ एक लुटिया डोर, धोती और कंबल के सिवा और सफ़र का सामान न हो। यहाँ तक कि खर्च के लिए रुपए भी न रखे जाएं। इससे कई लाभ होंगे। युवकों को कठिनाइयों का अभ्यास होगा, देश की यथार्थ दशा का ज्ञान होगा, दृष्टि क्षेत्र विस्तृण हो जाएगा और सबसे बड़ी बात यह है कि चरित्र बलवान होगा। धैर्य, साहस, उद्योग, संकल्प आदि के गुणों की वृद्धि होगी। विनय इस लोगों के साथ जा रहा है। वो मैं गर्व से फूली नहीं समाती कि मेरा पुत्र जाति हित के लिए यह आयोजन कर रहा है। और तुमसे सच कहती हूँ, अगर कोई ऐसा अवसर आ पड़े तो जाति रक्षा के लिए उसे प्राण भी देना पड़े तो मुझे ज़रा भी शोक न होगा। शोक तब होगा जब मैं उसे ऐश्वर्य के सामने झुकाते हुए कर्तव्य के क्षेत्र में हटते देखूं। ईश्वर न करे मैं वह दिन देखने के लिए जीवित रहूं। मैं नहीं कह सकती कि उस वक्त मेरे चित्त की दशा क्या होगी। शायद मैं विनय के रक्त की प्यासी हो जाऊं। शायद इन निर्बल हाथों में इतनी शक्ति आ जाए कि मैं उसका गला घोंट दूं। यह कहते कहते रानी के मुख पर एक विचित्र तेजस्विता की झलक दिखाई देने लगी। अश्रुपूर्ण नेत्रों में आत्मगौरव की लालिमा प्रस्फुटित होने लगी। सोफिया आश्चर्य से रानी का मुंह ताकने लगी। इस कोमल काया में इतना अनुरक्त और परिष्कृत हृदय छिपा हुआ है कि इनकी वह कल्पना भी न कर सकती थी। एक क्षण में रानी ने फिर कहा, बेटी, मैं आवेश में तुमसे अपने दिल की बात कितनी की ही बातें कह गई, पर क्या करूं, तुम्हारे मुख पर मधुर सरलता है जो मेरे मन को आकर्षित करती है। इतने दिनों में मैंने तुम्हें खूब पहचान लिया। तुम सोफी नहीं, स्त्री के रूप में विनय हो। कुंवर साहब तो तुम्हारे ऊपर मोहित हो गए हैं। घर में आते हैं तो तुम्हारी चर्चा जरूर करते हैं। यदि धार्मिक बाधा न होती तो उन्होंने मिस्टर सेवक के पास विनय के विवाह का संदेशा कब का भिजवा दिया होता। सोफी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। लंबी लंबी पलकें नीचे को झुक गईं और अंधेरों पर एक अति सूक्ष्म, शांत, मृदुल मुस्कान की छटा दिखाई दी। उसने हाथों से मुँह छुपा लिया और बोली, आप मुझे गालियाँ दे रही हैं, मैं भाग जाऊंगी। रानी, अच्छा, शर्माओ मत। लो, यह चर्चा ही नहीं करूंगी। तुमसे यही अनुरोध है कि अब तुम्हें किसी बात का संकोच न करना चाहिए। इंदु तुम्हारी सहेली थी, तुम्हारे स्वभाव से परिचित थी, तुम्हारे आवश्यकताओं को समझती थी। मुझसे इतनी वृद्धि नहीं है। तुम इस घर को अपना घर समझो।
जिस चीज़ की ज़रूरत हो निसंकोच भाव से कह दो। अपनी इच्छा के अनुसार भोजन बनवा लो। जब सैर करने को जी चाहे गाड़ी तैयार करा लो। किसी नौकर को कहीं भेजना चाहो भेज दो। मुझसे कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। मुझसे कुछ कहना हो तो तुरंत चली आओ। पहले से सूचना देने का काम नहीं। यह कमरा अगर पसंद ना हो तो मेरे बगल वाले कमरे में चलो जिसमें इंदु रहती थी। वहाँ से जब मेरा जी चाहेगा तुमसे बातें कर लिया करूँगी। जब अवकाश हो मुझे इधर उधर कोई समाचार सुना देना। बस यही समझो कि तुम मेरी प्राइवेट सेक्रेटरी हो। यह कहकर जानवी चली गई। सोफ़ी का हृदय हल्का हो गया। उसे बड़ी चिंता हो रही थी कि इंदु के चले जाने पर यहाँ मैं कैसे रहूँगी, कौन मेरी बात पूछेगा, बिन बुलाए मेहमान की भांति पड़ी रहूँगी। यह चिंता शांत हो गई। उस दिन से उसका और भी आदर सत्कार होने लगा। लौंडिया उसका मुँह जोहती रहती, बार बार आकर पूछ जाती, मिस साहब कोई काम तो नहीं। कोचवान दोनों जून पूछ जाता, हुक्म हो तो गाड़ी तैयार करूं। रानी जी भी दिन में एक बार जरूर आ बैठते। सोफ़ी को जब मालूम हुआ कि उनका हृदय स्त्री जाति के प्रति सदिच्छाओं से कितना परिपूर्ण था तो उन्होंने भारत की देवियों को ईंट और पत्थर के सामने सिर झुकाते देखकर हार्दिक वेदना होती थी। वह उनके जड़वाद को, उनके मिथ्यावाद को, उनके स्वार्थवाद को भारत की अधोगति का मुख्य कारण समझती थी। इन विषयों पर सोफ़ी ने घंटों बात किया करती। इस कृपा को स्नेह से धीरे धीरे सोफ़ी के दिल में वीरानेपन के भाव को मिटाना शुरू कर दिया। उनके आचार विचार से परिवर्तन होने लगा। लियो से कहते हुए झेप न होती, भवन किसी भाग में जाते हुए अब संकोच न होता। किंतु चिंताएं ज्यों ज्यों घटती थी विलासप्रियता बढ़ती थी। उसके अवकाश की मात्रा में वृद्धि होने लगी। विनोद से रुचि होने लगी। कभी कभी प्राचीन कवियों के चित्रों को देखती, कभी कभी बाग की सैर करने चली जाती, कभी पियानो पर जा बैठती। यहाँ तक कि कभी कभी जानवी के साथ शतरंज खेलने लगती। वस्त्रभूषण से अब वह उदासीनता हो न रही। गाउन के बदले रेशमी साड़ियाँ पहनने लगी। रानी जी के आग्रह से कभी कभी पान भी खा लेती। कंघी चोटी से प्रेम हुआ। चिंता त्याग मूलक होती है। निश्चिंता का आमोद विनोद से मेल है। एक दिन तीसरे पहर वह अपने कमरे में बैठी हुई कुछ पढ़ रही थी। गर्मी इतनी सख्त थी कि बिजली के पंखों की खसकी होते हुए भी शरीर से पसीना निकल रहा था। बाहर लू से देह झुलसी जाती है। सहसा प्रभु सेवा आकर बोले, सोफ़ी जरा चल के एक झगड़े का निर्णय कर दो। मैंने एक कविता लिखी है। विनय सिंह को उसके विषय में शंकाएं हैं। मैं कुछ कहता हूँ, वह कुछ कहते हैं। फैसला तुम्हारे ऊपर छोड़ा गया है। जरा चलो। सोफ़ी, मैं काव्य संबंधी विवाद का क्या निर्णय करूँगी? पिंगल का अक्षर तक नहीं जानती, अलंकारों का लेख मात्र भी ज्ञान नहीं। मुझे व्यर्थ ले जाते हो प्रभु सेवक। उस झगड़े का निर्णय करने के लिए पिंगल जानने की ज़रूरत नहीं। मेरे और उनके आदर्श में विरोध है। चलो तो। सोफ़ी आंगन से निकली तो ज्वाला सी देह में लगी। जल्दी जल्दी पग उठाते हुए विनय के कमरे में आई, जो राजभवन के दूसरे भाग में था। आज तक वह यहाँ कभी न आई थी। कमरे में कोई सामान न था, केवल एक कंबल बिछा हुआ था और ज़मीन पर ही 10-5 पुस्तकें रखी हुई थी। न पंखा, न खिड़की, न पर्दे, न तस्वीरें। पछुआ सीधे कमरे में आती थी। कमरे की दीवारें जलते तवे की भांति तप रही थी। वहीं विनय का कंबल भी सिर झुकाए बैठे हुए थे। सोफ़ी को देखते ही वह उठ खड़े हुए और उनके लिए कुर्सी लाने दौड़े। सोफ़ी, कहाँ जा रहे हैं? प्रभु सेवक, तुम्हारे लिए कुर्सी लाने। सोफ़ी, वह कुर्सी लाएंगे और मैं बैठूंगी? कितनी भद्दी बात है। प्रभु सेवक, मैं रोकता भी तो वह न मानते। सोफ़ी, इस कमरे में इनसे कैसे रहा जाता है? प्रभु सेवक, पूरे योगी हैं। मैं तो प्रेमवश चला जाता हूँ। विनय ने एक गद्देदार कुर्सी लाकर सोफ़ी के लिए रख दी। सोफ़ी संकोच में लज्जा से गड़ी जा रही थी। विनय की ऐसी दशा हो रही थी कि मानो पानी में भीग रहे हैं। सोफ़ी मन में कहती कि कैसा आदर्श जीवन है। विनय मन में कहते थे कितना अनुपम सौंदर्य है।
दोनों अपनी अपनी जगह खड़े रहे। आखिर विनय को एक उक्ति सूझी। प्रभु सेवक की ओर देखकर बोले, हम और तुम वादी हैं, खड़े रह सकते हैं, पर न्यायाधीश का तो उच्च स्थान पर बैठना ही उचित है। सोफी ने प्रभु सेवक की ओर ताकते हुए उत्तर दिया, खेल में बालक अपने को भूल नहीं जाता।